कभी सोचकर देखा ऐसा क्यों है? लगभग 147 करोड़ लोग देश में रहते हैं। हमने चाइना को भी पीछे छोड़ दिया है और हैरानी की बात तो यह है कि इवन दो 18% पॉपुलेशन दुनिया की इंडिया में रहती है, लेकिन रहने के लिए उनके पास सिर्फ दुनिया की 2% जमीन है। इसी कारण से अक्सर कहा जाता है कि इंडिया ओवर पॉपुलेटेड है। अब ओवर पॉपुलेशन के पीछे कई सारे कारण बताए जाते हैं। कोई एजुकेशन को ब्लेम करता है तो कोई गरीबी को। लोग अक्सर कहते हैं कि इंडिया में लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, गरीब हैं तो उन्हें पता नहीं कि कितने बच्चे पैदा करने हैं। मेरे खुद के दादाजी के 12 बच्चे हैं और नाम निर्दोष। ये भी कहा जाता है कि गरीब लोग ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि घर में ज्यादा कमाने वाले होंगे, और कुछ लोग तो सीधा उत्तर प्रदेश और बिहार जैसी स्टेट्स पर ही पूरा ब्लेम डाल देते हैं। अब ये बात सच है कि उत्तर प्रदेश और बिहार का इंडिया की पॉपुलेशन में एक बहुत बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इतना बड़ा कि अगर उत्तर प्रदेश और बिहार अलग देश होते तो वो दुनिया का 3rd मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री होता। इन दोनों की पॉपुलेशन मिलाकर 370 मिलियन है, जो कि अमेरिका और इंडोनेशिया के देशों से भी ज्यादा होता है। लेकिन इतनी ज्यादा पॉपुलेशन होने के पीछे गलती यहां पर यूपी और बिहार के लोगों की नहीं है, बल्कि एक ऐसी चीज की है जो लोगों के कंट्रोल से बाहर है। आओ समझाता हूं आपको ये पूरा रहस्य आज के इस वीडियो में। अगर हम इतिहास में देखें तो एक बड़ा क्लियर पैटर्न दिखाई देता है। सिर्फ अभी नहीं, इंडिया की पॉपुलेशन हमेशा से ही ज्यादा रही है। आज से 1000 साल पहले भी, 2000 साल पहले भी, इवन 4000 साल पहले भी। ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट एंगस मैडिसन के मुताबिक साल 1 AD से लेकर 1000 AD तक इंडिया की पॉपुलेशन दुनिया की टोटल पॉपुलेशन का लगभग 30% थी। यानी कि 1000 सालों के इस टाइम पीरियड तक दुनिया का लगभग हर तीसरा इंसान इंडियन था। अगर आज इसे देखोगे तो आज सिर्फ दुनिया का हर 6ठा इंसान इंडियन है। तो सच बात तो यह है कि एज अ प्रपोर्शन ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन इंडिया की पॉपुलेशन पहले और भी ज्यादा थी। क्या कारण है इसके पीछे? एक शब्द में कहा जाए तो ज्योग्राफी। लोग जब पॉपुलेशन की बात करते हैं तो एजुकेशन, लिटरेसी रेट, पॉवर्टी, एक्सेस टू हेल्थ केयर, ये सारे फैक्टर्स कंसिडर करते हैं, लेकिन शायद सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर वो कंसिडर करना भूल जाते हैं। एक्चुअली में पॉपुलेशन ज्यादातर ज्योग्राफी पर डिपेंड करती है। जहां नदियां होती हैं, फर्टाइल लैंड होता है, वहीं ह्यूमन सिविलाइजेशंस बसती हैं। दुनिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशंस को भी अगर हम देखें तो वो भी नदियों के किनारे ही बनी थी। मेसोपोटामिया, टाइग्रिस और यूफ्रेटिस रिवर्स के किनारे। The two great rivers, Tigris and Euphrates, are indeed the waters of life. इजिप्ट, नाइल नदी के किनारे। चाइना में येलो रिवर के पास। This is the Yellow River. It's the mother of Chinese civilization. इंडिया में इंडस रिवर के पास बनी इंडस वैली सिविलाइजेशन। कारण बड़ा सिंपल है, जहां फर्टाइल लैंड होगा, जहां अच्छे से खेती करी जा सकेगी, वहां ज्यादा खाना उगेगा और लोगों को ज्यादा खाने को मिलेगा, और ज्यादा खाने की वजह से ज्यादा पॉपुलेशन मेंटेन कर पाना पॉसिबल हो पाता है। अब कमाल की बात यह है कि इंडिया को हजारों सालों से ऐसा ही फर्टाइल लैंड मिला हुआ है। कोई छोटा मोटा जमीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि दुनिया का लार्जेस्ट कंटिन्यूअस पीस ऑफ फर्टाइल प्लेन। इसे हम इंडो गैंगेटिक प्लेन कहते हैं। नक्शे में देखिए, नॉर्थ इंडिया में एक स्ट्रिप जैसा एरिया जो पाकिस्तान के सिंध से शुरू होता है और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार से होते हुए बांग्लादेश के सुंदरबंस तक जाता है। यही है इंडो गैंगेटिक प्लेन, दुनिया का लार्जेस्ट मोस्ट फर्टाइल एलुवियल प्लेन। टोटल में 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा का एरिया, जिसमें बसती है दुनिया की 11% पॉपुलेशन। इस प्लेन के बनने के पीछे जो कारण है वो है दुनिया की सबसे ऊंची पहाड़ियां, हिमालयास। यहाँ की जियोलॉजिकल कहानी आज से करीब 5 करोड़ साल पहले शुरू हुई थी, जब इंडियन टेक्टोनिक प्लेट गोंडवाना से अलग होकर यूरेशियन प्लेट से टकराई। इस भारी टक्कर की वजह से हिमालयास माउंटेन रेंज बनी और हिमालयास के ठीक नीचे एक डीप डिप्रेशन बन गया। साइंटिस्ट के मुताबिक मेजरली हिमालयास और कुछ कुछ डेक्कन्स की नदियों ने लगभग 17 लाख साल पहले ही इस डिप्रेशन में मिट्टी और पत्थर के टुकड़े यानी कि सेडिमेंट्स भरने शुरू कर दिए थे। इसकी वजह से यहाँ धीरे धीरे ऐसी नरम मिट्टी यहां जमा होती रही जो बहुत फर्टाइल होती है, जिसे एल्यूवियम कहा जाता है।
अब क्योंकि पहाड़ियां यहाँ इतनी ऊंची बनी, उन पहाड़ियों पर बर्फ भी बहुत ज्यादा थी, तो उन बर्फ के पिघलने से नदियां भी बहुत सारी बनी। इतने छोटे से एरिया में इतनी सारी नदियों की कॉन्सेंट्रेशन आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। वैसे तो इंडो गैंगेटिक प्लेन का नाम 2 नदियों पर रखा गया है, इंडस नदी और गंगा नदी, लेकिन यहाँ पर 3 मुख्य नदियां हैं। गंगा जो साउथ की ओर जाती है, ब्रह्मपुत्र जो ईस्ट की ओर बहती है, और इंडस नदी जो कश्मीर और लद्दाख से होते हुए वेस्ट में पाकिस्तान की तरफ जाती है। इसी इंडस नदी के किनारे इंडस वैली सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई थी। हिस्टोरियन टिम डायसन के मुताबिक अपने पीक पर इंडस वैली सिविलाइजेशन की पॉपुलेशन 40 से 60 लाख लोगों की थी। ये अपने समय में किसी भी सिविलाइजेशन से ज्यादा पॉपुलेशन है। सिर्फ चाइना की येलो रिवर सिविलाइजेशन की 35 लाख की पॉपुलेशन इसके कुछ करीब थी। लेकिन बात यह है कि 4000 साल पहले भी ये रीजन दुनिया का सबसे पॉपुलेटेड था, फर्टाइल प्लेन्स और इन नदियों के चलते। और यही पैटर्न आपको दुनिया के कोने कोने में दिखाई देगा। जहां जहां फर्टाइल लैंड, वहां वहां ज्यादा पॉपुलेशन। चाइना का नॉर्थ चाइना प्लेन देखिए जो 3 नदियों से बना है, येलो रिवर, हुआई रिवर और हाई रिवर। ये वाला चाइना का लार्जेस्ट एलुवियल प्लेन है, एग्रीकल्चर के लिए एकदम परफेक्ट, और इसलिए यहां पर लगभग 40 करोड़ लोग रहते हैं। चाइना का पॉपुलेशन डेंसिटी का अगर आप नक्शा देखोगे तो आपको क्लियरली दिखेगा कि ज्यादातर चाइनीज पॉपुलेशन भी इसी एरिया में रहती है। ये दुनिया का मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है। इसी तरह चाइना की सबसे लंबी नदी यांगत्से रिवर के एलुवियल प्लेन में भी लगभग 40 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं। लेकिन बात सिर्फ चाइना की नहीं है, आप यूरोप को देख लो। नेदरलैंड्स और बेल्जियम यूरोप की 2 सबसे डेंसली पॉपुलेटेड कंट्रीज हैं। नेदरलैंड्स में पर स्क्वायर किलोमीटर 531 लोग रहते हैं और बेल्जियम में 386 लोग रहते हैं। इसके कंपैरिजन में इंडिया की एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी 484 है। सोचकर देखो, इंडिया जिसे ओवर पॉपुलेटेड कहा जाता है, उससे ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड तो एक यूरोपियन कंट्री है नेदरलैंड्स की। और इसके पीछे भी कारण वही है, नेदरलैंड्स की जमीन बहुत ज्यादा फर्टाइल है। यहाँ राइन, म्यूस और शेल्ट रिवर्स का डेल्टा है, कई नदियां हैं, देश भर में कैनाल्स बने हुए हैं और फ्लैट लैंड है, यानी एग्रीकल्चर के लिए परफेक्ट कंडीशंस। नेदरलैंड्स इतना छोटा सा देश है लेकिन दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट एग्रीकल्चर एक्सपोर्टर है। इसके बगल में बेल्जियम और नॉर्थ वेस्ट जर्मनी में भी सेम रीजंस की वजह से पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है। मतलब आप यहाँ पर साइज कंपैरिजन देखो नक्शे पर, नेदरलैंड्स का साइज इंडिया की एक स्टेट महाराष्ट्र के साइज से आधे से भी छोटा है, लेकिन फिर भी ये पूरी दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट एग्रीकल्चर एक्सपोर्टर है। इससे आपको इस तरह की फर्टाइल जमीन की पोटेंशियल पता चल जानी चाहिए। अपनी हाई टेक, सस्टेनेबल और इंटेंसिव फार्मिंग के चलते उन्होंने ये सब अचीव किया, वो भी 90% से ज्यादा पानी बचाकर। साथ में उन्होंने नदियां, डेल्टा और कैनाल्स बनाए। सब कुछ इस तरीके से डिजाइन किया कि हर स्क्वायर किलोमीटर से मैक्सिमम आउटपुट निकल पाए। अब सोचकर देखो, इसी तरीके से इंडिया की इतनी बड़ी फर्टाइल जमीन में किस लेवल की पोटेंशियल है। ऐसी पोटेंशियल वेस्ट हो जाती है अगर उसे सपोर्ट करने के लिए एक एफिशिएंट सिस्टम ना हो। और आज एआई के साथ भी बिल्कुल यही हो रहा है। पोटेंशियल बहुत है एआई में, ये सबको पता है, लेकिन सिस्टम बहुत कम लोगों के पास है। ज्यादातर लोगों को लगता है चैट जीपीटी से 1-2 सवाल पूछे, उनका जवाब मिल गया, काम खत्म। ऐसे में एआई से आपको थोड़ी बहुत मदद तो मिल जाएगी, लेकिन आप उसे अपनी फुल पोटेंशियल पर इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। इसी गैप को भरने के लिए मैंने बनाई है एआई मास्टर क्लास, 3 घंटे की लाइव वर्कशॉप जहां मैं पर्सनली आकर आपको सिखाता हूं। ये खास तौर पर नॉन टेक्निकल लोगों के लिए है, अगर आप स्टूडेंट हो, प्रोफेशनल्स हो, क्रिएटर्स हो या बिजनेस ओनर हो। इसमें आपको एआई से बेस्ट प्रॉम्प्टिंग टेक्निक्स, एआई से रिसर्च करना, एआई से प्लानिंग करना, एआई से इमेजेस बनाना, वीडियोस बनाना, गाने बनाना, रिपोर्ट्स बनाना, प्रेजेंटेशन बनाना, ये सब कुछ सिखाया जाएगा जो प्रैक्टिकली आपकी जिंदगी में बहुत यूजफुल होगा। जो काम आप पहले कई घंटों में करते थे, अब आप उन्हें कुछ ही मिनटों में कर पाओगे। 50,000 से ज्यादा लोग अभी तक इस वर्कशॉप को अटेंड कर चुके हैं पिछले सेशंस में, और उनके रिव्यूज आप स्क्रीन पर देख सकते हो, बहुत ही बढ़िया रहे हैं। पिछले सेशन में 76% लोगों ने कहा कि ये वर्कशॉप उनकी एक्सपेक्टेशन के अबव एंड बियॉन्ड गई। तो अगर आप भी एआई की फील्ड में अपने आप को अपस्किल करना चाहते हो, ये फास्टेस्ट और सबसे अफोर्डेबल तरीका है, सिर्फ 2 मूवी टिकटों की कॉस्ट में, लेकिन सीट्स लिमिटेड है, इसलिए आप जल्दी से जाकर ज्वाइन कर सकते हो। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर इस क्यूआर कोड में मिल जाएगा। ये वाला सेशन मैं 15 फरवरी को शाम के 7 बजे होस्ट करूंगा, और अगर आप एग्जैक्टली इस डेट और टाइम पर नहीं आ पाते लाइव अटेंड करने के लिए, आप अगले 7 दिन तक इसकी रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो। अब अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। अब जापान का केस देखो। जापान का केस बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये एक छोटा सा देश है, लेकिन यहाँ की पॉपुलेशन 12 करोड़ से ज्यादा की है। यहाँ का एग्रीकल्चर लैंड बहुत कम है, सिर्फ 12.5%। 73% ये देश पहाड़ों से घिरा हुआ है। लेकिन जानते हो फिर भी यहाँ की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा कैसे है? रीजन वही है क्योंकि हिस्टोरिकली जापान में खाना बहुत एबंडेंट था। फर्टाइल लैंड ज्यादा नहीं है, लेकिन जापान के आसपास का समुद्र मछलियों और बाकी सी लाइफ से भरा हुआ है, और यहाँ के लोग मछली बहुत ज्यादा खाते हैं।
इसी वजह से जापान भी अपनी पॉपुलेशन को, एक बड़ी पॉपुलेशन को सस्टेन कर पाया। अब एक सवाल यहाँ पर शायद आपके मन में आ रहा हो कि अगर फर्टाइल लैंड से पॉपुलेशन ज्यादा होती है तो इजिप्ट की नाइल वैली में भी फर्टाइल लैंड है, चाइना के नॉर्थ चाइना प्लेन में भी फर्टाइल लैंड है, तो इन जगहों की पॉपुलेशन इंडिया से ज्यादा क्यों नहीं है? इसका कारण है दोस्तों टोटल एरिया में डिफरेंस। इंडो गैंगेटिक प्लेन इसलिए इतना खास है क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा फर्टाइल प्लेन है। जैसा मैंने बताया था, इसका एरिया 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर का है। कंपैरिजन किया जाए तो नॉर्थ चाइना प्लेन 4 लाख स्क्वायर किलोमीटर का है और इजिप्ट की नाइल वैली सिर्फ 33,000 स्क्वायर किलोमीटर की है। ये नाइल वैली तो इतनी पतली स्ट्रिप है जिसके इस कमी को भरने के लिए मैंने AI मास्टर क्लास बनाई है। ये 2.5-3 घंटे का लाइव वर्कशॉप है जिसमें मैं खुद आकर आपको सिखाऊंगा, खास तौर पर नॉन टेक्निकल लोगों के लिए, चाहे आप स्टूडेंट हों, प्रोफेशनल, कंटेंट क्रिएटर या बिजनेस ओनर। यहाँ आपको AI से बेस्ट प्रॉम्प्टिंग टेक्निक्स, रिसर्च, प्लानिंग, इमेज क्रिएट करना, वीडियो बनाना, गाने बनाना, रिपोर्ट्स तैयार करना, प्रेजेंटेशन बनाना, सब कुछ प्रैक्टिकल तरीके से सिखाया जाएगा। जो काम पहले कई घंटों में होता था अब कुछ मिनटों में हो जाएगा। अभी तक 500 से ज़्यादा लोग इस वर्कशॉप में शामिल हो चुके हैं और रिव्यूज़ कमाल के हैं, जैसे स्क्रीन पर दिख रहा है। पिछली सेशन में 76% लोगों ने कहा कि ये उनकी उम्मीदों से कहीं ज़्यादा बेहतर था। अगर आप भी AI में खुद को अपस्किल करना चाहते हैं तो ये सबसे तेज़ और सस्ता तरीका है, बस 2 मूवी टिकटों जितनी कीमत में। लेकिन सीट्स लिमिटेड हैं, जल्दी ज्वाइन कर लो। लिंक डिस्क्रिप्शन में है या इस QR कोड में। सेशन 15 फरवरी 2026 को शाम 7 बजे होगा। अगर लाइव नहीं आ पाए तो अगले 7 दिनों तक रिकॉर्डिंग देख सकते हो। अब वापस हमारे टॉपिक पर आते हैं। जापान का केस देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। ये छोटा सा देश है लेकिन यहाँ 12 करोड़ से ज़्यादा लोग रहते हैं। यहाँ कृषि योग्य ज़मीन सिर्फ 12.5% है और 73% हिस्सा पहाड़ों से घिरा है। फिर भी इतनी बड़ी आबादी कैसे? वजह वही, ऐतिहासिक रूप से यहाँ भोजन बहुतायत में था। फर्टाइल लैंड कम है लेकिन चारों तरफ समुद्र है जो मछलियों और समुद्री जीवों से भरा पड़ा है। जापानी लोग बहुत मछली खाते हैं, इसी वजह से बड़ी पॉपुलेशन को सपोर्ट कर पाए। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, अगर फर्टाइल लैंड से पॉपुलेशन बढ़ती है तो मिस्र की नाइल वैली में भी तो फर्टाइल लैंड है, चीन के नॉर्थ चाइना प्लेन में भी, फिर इन जगहों की पॉपुलेशन भारत से क्यों कम है? वजह है कुल एरिया का फ़र्क। इंडो गंगैटिक प्लेन दुनिया का सबसे बड़ा फर्टाइल प्लेन है, 7 लाख वर्ग किलोमीटर। तुलना करें तो नॉर्थ चाइना प्लेन सिर्फ 4 लाख वर्ग किलोमीटर है और मिस्र की नाइल वैली में है 33,000 वर्ग किलोमीटर। नाइल वैली एक पतली सी पट्टी है, दोनों तरफ रेगिस्तान, इसलिए मिस्र के 11 करोड़ लोगों में से 95% नाइल नदी के 20 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं। इसके अलावा इंडो गंगैटिक प्लेन में पानी का सोर्स भी सबसे बेहतर है। मिस्र में सिर्फ नाइल एक सोर्स है, वहाँ बारिश बहुत कम होती है। नॉर्थ चाइना प्लेन में भी बारिश कम है, इसलिए नदी का पानी ज़रूरी पड़ता है। लेकिन हमारे यहाँ हिमालय ने न सिर्फ कई नदियाँ दी बल्कि मानसून भी दिया। हिमालय दुनिया का तीसरा ध्रुव है। आर्कटिक और अंटार्कटिका के बाद सबसे ज़्यादा बर्फ़ यहाँ है। यहाँ से 10 बड़ी नदियाँ निकलती हैं जो 190 करोड़ से ज़्यादा लोगों को पानी देती हैं। हिमालय साउथ वेस्ट मानसून को रोकता है, इसलिए भारत में भारी बारिश होती है। दूसरे इलाकों में ऐसा कम है। साथ ही ये ठंडी हवाओं को भी ब्लॉक करता है, इसलिए सर्दियाँ ज़्यादा ठंडी नहीं पड़ती। ट्रिपल बेनिफिट, अच्छा मौसम, फर्टाइल ज़मीन और मानसून, इसलिए यहाँ साल में 2-3 फसलें आसानी से उगाई जा सकती हैं। नीदरलैंड्स, बेल्जियम में सर्दियाँ बहुत ठंडी पड़ती हैं। नॉर्थ चाइना और नाइल में मानसून नहीं है, लेकिन भारत में हज़ारों सालों से कम 2 फसलें होती रही हैं। 34 ईसा पूर्व में ग्रीक राजदूत मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। उन्होंने इंडिका नाम की किताब लिखी जिसमें कहा भारत में साल में 2 फसलें होती हैं, कभी अकाल नहीं पड़ता, खाद्यान्न की कमी कभी नहीं होती। गेहूं और धान, अगर एक खराब हो जाए तो दूसरी बचाती है। जब ज़मीन 2-3 फसलें दे सकती है तो 2-3 गुना ज़्यादा लोग पाल सकती है, इसलिए भारत हमेशा बाकी दुनिया से ज़्यादा पॉपुलेटेड रहा। अब कोई काउंटर कर सकता है, अगर ऐसा है तो कुछ साल पहले चीन की पॉपुलेशन भारत से ज़्यादा क्यों थी? इतिहास देखिए, 1 AD में भारत की दुनिया की 32.5% पॉपुलेशन थी, चीन की 25.8%। 1000 AD में भारत 28%, चीन 22%। 1700 में भारत 27.3%, चीन 22.9%। मतलब हमेशा भारत चीन में 50 से 60% दुनिया की पॉपुलेशन रही और भारत आगे था। लेकिन पिछले 100 सालों में एक बड़ा अपवाद आया, ब्रिटिश राज। ब्रिटिश काल में भारत में 25 बड़े अकाल पड़े। 1770 से 1947 तक 3.5 करोड़ भारतीय मरे। वर्ल्ड वॉर 1 में 8 लाख लोग मरे थे, मतलब ब्रिटिश राज में उससे 4 गुना ज़्यादा मौतें। 1770 का ग्रेट बंगाल फैमिन,
बंगाल की 1/3 आबादी खत्म, 1 करोड़ मौतें। 1876-78 में 70 से 80 लाख मौतें। 1943 का बंगाल फैमिन, 30 लाख मौतें। ये सब नेचर या ज्योग्राफी की वजह से नहीं बल्कि ब्रिटिश की एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसी से हुए। जैसे 1943 में WW2 के लिए अनाज स्टॉक किया और भारत से बाहर भेज दिया। ये ब्रिटिश पीरियड हज़ारों सालों की भारत की हिस्ट्री में एक अनोमली था, जहाँ प्राकृतिक समृद्धि को कृत्रिम रूप से दबाया गया। आज़ादी के बाद अकाल खत्म हो गए। 1947 से 1981 तक पॉपुलेशन दोगुनी हुई, 2001 में 1 अरब बार। ग्रीन रेवोल्यूशन से 1960 से इतना गेहूं दिया कि 1968 में स्टोर करने की जगह नहीं थी, स्कूलों थिएटर्स में रखना पड़ा। तो दोस्तों, भारत की पॉपुलेशन के पीछे रूट कारण यही है। एजुकेशन, लिटरेसी, गरीबी, हेल्थ केयर भी मायने रखते हैं, लेकिन ये सब ज्योग्राफी के बाद आते हैं। अब लोग ज़्यादा पढ़ लिख रहे हैं, अवेयरनेस बढ़ रही है, हेल्थ सुविधाएं बेहतर हो रही हैं, इसलिए पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो रही है। आज भारत का टोटल फर्टिलिटी रेट 1.9 है, रिप्लेसमेंट लेवल 2.1 से नीचे। यूएन के अनुसार 2060 के आसपास पीक करेगा, फिर घटेगा। 36 में से 31 स्टेट्स या यूटीज़ में अब रिप्लेसमेंट लेवल से नीचे या बराबर है। केरल, तमिलनाडु, आंध्रा, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र जैसे राज्य तो 1.3-1.5 पर है, यूरोप लेवल। तो अगर कोई पूछे भारत इतना ओवर पॉपुलेटेड क्यों है, जवाब सीधा, भारत ओवर पॉपुलेटेड नहीं है बल्कि जोग्राफिकली ब्लेस्ड है। दुनिया का सबसे बड़ा कंटिन्यूअस फर्टाइल प्लेन और सबसे ऊंचे पहाड़, जैसा राष्ट्रगान में है, विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा, उछल कूद, जल तरंग। दुखद बात यह है कि क्लाइमेट चेंज से ये सब खतरे में है। नदियां गंदी और सूख रही हैं। 2010-2019 में हिमालय के ग्लेशियर पिछले दशक से 65% तेजी से पिघल रहे हैं। इस साल बर्फबारी बहुत कम हुई। उत्तराखंड में सर्दियों में जंगल की आग लग रही है। हिमालय में स्नो परसिस्टेंस 23 सालों में सबसे कम है। प्रोजेक्शंस कहते हैं कि 21वीं सदी के अंत तक 1/3 से 1/5 बर्फ गायब हो सकती है। यूएन सेक्रेटरी जनरल ने भी वार्निंग दी है। ग्लोबल वार्मिंग से ग्लेशियर पिघल रहे हैं, नदियों इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्रा में पानी कम होगा। मॉनसून पैटर्न बदल रहा है, कभी ज़्यादा बारिश, कभी सूखा। 2022 में एक्सट्रीम वेदर से 50 लाख एकड़ फसल प्रभावित हुई। ओवरयूज से ग्राउंड वाटर भी तेज़ी से कम हो रहा है। हमें इस ब्लेसिंग को बचाना होगा। अगर कंट्रोल नहीं किया तो ये फर्टाइल प्लेन ब्लेसिंग से कर्ज बन जाएगा। करोड़ों लोगों के लिए खाना नहीं बचेगा। इसलिए रिवर्स को क्लीन रखो, जहाँ डिफॉरेस्टेशन हो वहाँ आवाज़ उठाओ, फॉसिल फ्यूल कम करो। और अगर एआई में अपस्किल करना है तो एआई मास्टर क्लास ज़रूर ज्वाइन करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उम्मीद है वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा। अगर पसंद आया तो लाइक करो और ज्योग्राफी पर मेरे और वीडियोस देखो, जैसे जापान क्यों सबसे डेंजरस देश है, लिंक यहाँ क्लिक करो। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते दोस्तों, आज हम रिएक्ट करने वाले हैं ध्रुव राठी के एक बहुत ही आई ओपनिंग वीडियो पर, जिसका नाम है वाई इज़ इंडिया वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री। सच बताऊं तो मैं भी हमेशा यही सोचता था कि भारत में ज़्यादा पॉपुलेशन की वजह गरीबी, कम एजुकेशन या फिर यूपी बिहार जैसे स्टेट्स है। लेकिन ये वीडियो देखने के बाद मेरी सोच पूरी तरह बदल गई। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो क्लिप 10-15 सेकंड। भाई साहब, 147 करोड़ लोग, मतलब दुनिया की 18% पॉपुलेशन, और हमारे पास सिर्फ 2% लैंड। इतने लोग आखिर आए कहाँ से? और यहीं पर ध्रुव राठी एकदम अलग एंगल लेकर आते हैं। वो कहते हैं असली वजह गरीबी नहीं बल्कि ज्योग्राफी है। हिस्टोरिकल ग्राफ क्लिप। ये सुनकर तो दिमाग ही हिल गया। 2000 साल पहले भारत में दुनिया की 30% पॉपुलेशन रहती थी, मतलब हर तीसरा इंसान भारतीय था। आज हर छठा है, लेकिन पहले हर तीसरा। तो ये कोई नई प्रॉब्लम नहीं है। जो लोग आज यूपी बिहार को ब्लेम करते हैं, 2000 साल पहले वो क्या कहेंगे? हल्की हंसी। मेरे दादाजी के भी कई भाई बहन थे, लेकिन उस टाइम रिसोर्सेज मैनेज हो जाते थे। क्यों? क्योंकि लैंड फर्टाइल थी। इंडो गैंजेटिक प्लेन क्लिप। ये वीडियो का सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट है। इंडो गैंजेटिक प्लेन करीब 7 लाख वर्ग किलोमीटर। हिमालय से निकलने वाली नदियां गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और ऊपर से मॉनसून। फर्टाइल लैंड, पानी, सही क्लाइमेट, मतलब पॉपुलेशन नेचुरली ज़्यादा ही होगी। मैं खुद गंगा के किनारे के इलाके से हूँ, तो इस पार्ट से पर्सनली कनेक्ट हो जाता हूँ। चाइना का नॉर्थ चाइना प्लेन और इजिप्ट की नाइल वैली सब इसके सामने छोटे हैं। नेदरलैंड्स और जापान क्लिप। अब नेदरलैंड्स को देखो, छोटा सा देश, लेकिन पॉपुलेशन डेंसिटी भारत से भी ज़्यादा। जापान में लैंड कम है, फिर भी सी फूड और टेक्नोलॉजी से करोड़ों लोग सर्वाइव कर रहे हैं। भारत के पास तो लैंड भी है, कोस्ट लाइन भी है और फर्टाइल प्लेन्स भी। नेचर ने हमें सच में ब्लेसिंग दी है। ब्रिटिश फैमिन क्लिप। लेकिन यहाँ आते ही मूड सीरियस हो जाता है। ब्रिटिश रूल के दौरान 25 बड़े अकाल और करीब 3 से 3.5 करोड़ मौतें। 1943 का बंगाल फैमिन, 30 लाख लोग सिर्फ पॉलिसीज़ की वजह से मरे।
ये हिस्ट्री का अनोमली था, नहीं तो भारत हमेशा पॉपुलेशन में आगे ही रहता। इंडिपेंडेंस के बाद ग्रीन रेवोल्यूशन ने फिर से इंडिया को संभाला। फर्टिलिटी रेट क्लिप। अब अच्छी खबर, भारत का फर्टिलिटी रेट अब 1.9 हो चुका है, जबकि रिप्लेसमेंट लेवल 2.1 होता है। केरला, तमिलनाडु, बंगाल जैसे स्टेट्स में फर्टिलिटी रेट 1.3